हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जिस पर चर्चा होने वाली है। तो अमेरिका में भारतीय अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। खालिस्तानी आतंकी की हत्या की साजिश का आरोप है और इसको लेकर थोड़ा टेंशन देखने को मिल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। अमेरिका ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करके पूरी दुनिया को एक तरह से बताने का काम किया है कि पूरा क्या हुआ है और भारत पर जो आरोप लगाया है अमेरिका ने उसको एक तरह से ओपन कर दिया है पूरी दुनिया के लिए। तो ये पूरा मामला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बात करेंगे। पहला दक्षिण एशियाई देश जिसने समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड किया है यानी पंजीकृत कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने PMPVTG विकास मिशन के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 या कहें इसको COP28 वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं, मुद्दे हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और हाँ पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। और हाँ एक इन्फॉर्मेशन, जनवरी से लेकर नवंबर तक का इस साल का मैराथन वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है वीडियो का, और वीडियो देखने के साथ आपको PDF भी मिल जाएगा, उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसने समलैंगिक विवाह को यानी गे मैरिज को रजिस्टर्ड किया है, पंजीकृत किया है। आंसर होगा इसका नेपाल। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो नेपाल ने 29 नवंबर को औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह का पहला पंजीकरण किया है। ओके, और इसी के साथ वो पहला दक्षिण एशिया देश बन गया है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कर दिया था 5 महीने पहले ही। तो उसके बाद ये पहला ऐसा रजिस्ट्री देखने को मिली है, पंजीकरण देखने को मिल रहा है। एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं नेपाल को। ये रहा नेपाल, यहाँ पर पड़ोसी देश है हमारा। तो नेपाल में यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारियों और कल्याण के लिए काम करने वाले एक संगठन है, ब्लू डायमंड सोसाइटी। तो उसने काफ़ी वहाँ अभियान चलाया हुआ था इसको लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यानी नेपाल के, उसके बाद से ही इसको लेकर वो अभियान में थे और आखिरकार ये देख रहे हैं हम लोग कि समलैंगिक विवाह को वहाँ रजिस्टर कर दिया गया है। ठीक है, समलैंगिकता होती क्या है। देखिए, जब पुरुष को पुरुष से या महिला को महिला से के प्रति आकर्षण हो तो समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। इस स्थिति में लोग सेम सेक्स वाले की ओर आकर्षित होते हैं। अगर बात हो कि भारत में समलैंगिकता की विवाह को लेकर क्या स्थिति है, तो मैंने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो में भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। तो उसके तथ्य ये है कि भारत में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता तो है, लेकिन विवाह को रजिस्टर्ड करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के, तो उसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। लेकिन नेपाल में अब उसको मैरिज को ही कानूनी मान्यता मिल गई है। तो यहाँ क्वेश्चन में ना दक्षिण एशियाई देश की बात हो रही है, तो एक बार दक्षिण एशिया का मैप भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ प्यारा भारत है। ओके, ये नेपाल, दक्षिण एशिया में कौन कौन देश है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये मिलकर होते हैं साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है यानी रेड प्लैनेट डे। आंसर होगा 28 नवंबर को। क्यों इस दिन मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1964 में नासा ने एक मिशन भेजा था, उसका नाम था मेरिनर 4, और उसने बहुत सारी नई जानकारी दी थी मंगल ग्रह के बारे में और बिल्कुल साफ तस्वीरें उसकी दी थी। ठीक है, तो मंगल के बारे में भी एक बार जान ले। सूर्य से ये चौथा ग्रह है, ये देख रहे हैं आप। सबसे नज़दीक है मरकरी, उसका विनस, फिर अर्थ और उसके बाद है मार्स। और ये मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के आकार से लगभग आधा है। घूर्णन जो धुरी है वो सूर्य के चारों ओर उसकी कक्षा में 25 डिग्री झुकी हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये घूर्णन इस तरह से वो टिल्ट है
जैसे पृथ्वी जो है झुकी हुई है 23.4 डिग्री, तो उसी तरह वो भी लगभग 25 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और मार्स जो है ना उसका जो पूरा एक दिन होता है 24 आवर एंड 36 मिनट का होता है, और अर्थ का होता है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। तो लगभग थोड़ी समानता है। और लाल जो दिखता है ना उसकी वजह ये है कि वहाँ चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण हो गया है, या कहें जंग लगना, मंगल की धूल है, इसलिए भी हम इसको लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके दो छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डोमोस। आगे बढ़ते हैं और अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं। अमेरिकी पुलिस ने किस आतंकी की हत्या की साजिश का आरोप भारतीय अधिकारी पर लगाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया? आंसर होगा इसका गुरपवंत सिंह पन्नू। क्या नाम है? गुरपवंत सिंह पन्नू। तो खालिस्तानी आतंकवादी है और न्यूज़ देख रहे हैं आप, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफ़ी इसकी ज़्यादा चर्चा है। और 30 नवंबर को न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट जो है सार्वजनिक हुई है, और इसी के साथ भारत के बारे में जो अमेरिका का आरोप था उसने अमेरिका ने एक तरह से सार्वजनिक कर दिया। अब इसमें हुआ यह है कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगा है, और न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि आरोपी को भारत सरकार के एक अधिकारी ने ऐसा करने को कहा था। ये बड़ी बात ये रही। ठीक है, अब सवाल होगा कि किस भारतीय अधिकारी पर आरोप लगा है। तो चार्जशीट में भारतीय अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया गया, उसको CC1 के नाम से संबोधित किया गया है। क्या? CC1 के नाम से संबोधित किया गया है। और चार्जशीट के अनुसार CC1 वो भारत सरकार की एक एजेंसी का कर्मचारी है जिसने कई मौक़ों पर खुद को सीनियर फील्ड ऑफिसर बताया। वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब चूंकि इतना बड़ा आरोप लग गया है और चार्जशीट भी दाखिल हो गया है, और ये मामला ऐसा नहीं कि अभी तुरंत हुआ है, ये पिछले कुछ महीने से ये सब खिचड़ी जो है वो पक रही थी इस मामले में। तो इस पर भारत ने भी प्रतिक्रिया की है, और भारत सरकार ने इसकी जांच के लिए 18 नवंबर को ही एक हाई लेवल कमेटी बना दी थी, और कहा था कि जांच के नतीजे के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, उन्होंने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये वीडियो भी देख रहे हैं, और ये कहा कि भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है। हम पन्नू की हत्या की कोशिश में भारतीय अधिकारी के शामिल होने को लेकर जांच कर रहे हैं, और इसको लेकर हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है, और ये बेहद चिंता का विषय है। अरिंदम बागची, उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठित अपराध है, तस्करी है, बंदूक चलाने वाले जो चरमपंथी है, उनके बीच में कनेक्शन होना भारतीय एजेंसी के लिए भी गंभीर मुद्दा है, और जो जांच के नतीजे आएंगे उसके बाद हम इस पूरे मसले पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ऐसा कहना है भारत का। ओके, अब ये देख लेते हैं कि क्या मामला है। दरअसल हुआ ये था, इसका खुलासा तो 22 नवंबर को हुआ था, जब एक यूनाइटेड किंगडम का एक अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और ये कहा था कि अमेरिकी सरकार ने ये आरोप लगाया कि न्यूयॉर्क में यानी खालिस्तानी जो आतंकी है पन्नू, उस पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी, और इसमें भारत का हाथ था, और इस साजिश को अमेरिका ने नाकाम कर दिया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया था कि ये हमला किस दिन होने वाला था, और बहुत सारी बातें नहीं बताई गई थी। आपको पता है कि जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, राजकीय यात्रा थी, और तो उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। ये है पन्नू, जो भारत की ओर से आतंकवादी घोषित है। अब कैसे रची गई थी साजिश, जो कि चार्जशीट में बताया गया है, उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ना, उसने ये लिखा है चार्जशीट में कि भारतीय अधिकारी के कहने पर निखिल ने एक अपराधी से पन्नू के मर्डर के लिए कांटेक्ट किया था। लेकिन ये जो अपराधी था ना, ये जो क्रिमिनल था, वो एक तरह से वो एक अमेरिकी एजेंट ही था। मतलब अमेरिका ने पूरा प्लांट किया था एक अपराधी को, ये पूरा मुद्दा है। और इसके लिए काफ़ी अच्छी खासी रकम की डील हुई थी, और उस दौरान ये फ़ोटोग्राफ भी उस मतलब चार्जशीट के साथ ये फ़ोटोग्राफ भी दिया गया है। लेकिन चूँकि अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी थी और वहाँ के जो जांच एजेंसियां हैं, वो उन सबको पता था
क्योंकि उन्हीं का प्लांट किया हुआ था वो अपराधी, तो इसलिए ये वो जो हत्या का मामला था वो पूरा नहीं हो सका था। ठीक है, तो CC1 नाम दिया गया जो भी भारतीय अधिकारी हैं उनके लिए, और ये भारतीय अधिकारी के बारे में है कि वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में काम करता है व्यक्ति, और ये कहा गया है कि उसको युद्ध कला और ऑफिसर लेवल की ट्रेनिंग, हथियार चलाना, ये सब भी सिखाया गया है। ठीक है, और जो निखिल है जिसने उस पूरे मामले में अपराधी से बात की थी, यानी जो क्रिमिनल था जिसको पूरा दिया गया था कि फलाने पन्नून को मारना है, जैसा कि चार्जशीट में ऐसा कहना है और तमाम न्यूज़पेपर में ये बात बताई गई है, तो उसको यानी निखिल को गिरफ्तार कर लिया था चेक रिपब्लिक में। 30 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और अगर दोषी साबित होता है तो 20 साल की सज़ा उसको हो सकती है। अच्छा, पन्नू को 2020 में ही भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया था, क्योंकि अलगाववाद को भारत में बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो अब क्या हुआ ना, अमेरिका ने इस पूरे नाजुक मामले को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है, क्योंकि चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया और उसमें भारतीय अधिकारी CC1 के नाम से ये बताया गया। ठीक है, इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दीपक शर्मा, उन्होंने ट्विटर पर, जो कि अब X हो गया, तो उस पर लिखा है कि जो काम अंडरवर्ल्ड के शूटर से कराए जाने चाहिए वो काम अगर देश के सरकारी अफसर से सीधे कराए जाएंगे तो नतीजे जो हैं वो शर्मसार करेंगे। अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया और बेहद नाजुक मामले को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। जो पन्नू है उसके जैसे जो आतंकी सरगना है वो अमेरिका के एक डिफेंस डील के बदले ही सौंप दे सकता था अमेरिका, लेकिन हमारी जो कूटनीति है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देश का जो खुफिया नेटवर्क है वो एक तरह से एक्सपोज हुआ है। ये पूरी जो है ना स्थिति है। ठीक है, तो थोड़ा तनाव भरा माहौल है भारत अमेरिका के बीच में इस मुद्दे पर, क्योंकि अमेरिका ने जो है अमेरिका चाहता तो इस पूरे मामले को चुपचाप जो है एक दूसरे का मामला था और वो इसको सार्वजनिक नहीं भी कर सकता था, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने और उसमें भारतीय अधिकारी का जिक्र करने का जो मामला है उससे ये एक्सपोज करने का मामला हो गया। मतलब अमेरिका ने एक तरह से जानबूझकर भारत को एक्सपोज करने की कोशिश की है कि भारत का इसमें हाथ है, और भारत ये लगातार कह रहा है कि हम जो भी अमेरिका का ये पूरा मामला है उस पर हम हाई लेवल इंक्वायरी कर रहे हैं, और जैसे ही जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी जांच होगी, उसको साझा किया जाएगा अमेरिका के साथ। बहरहाल जो भी आगे होता है फिर मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा टेंशन भरा स्थिति तो है ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम बताएं जो उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना के बाद राहत अभियान में लगातार वहां मौजूद रहे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि कल छूट गया था। आंसर होगा अर्नोल्डक डिक्स। क्या नाम है? अर्नोल्डक डिक्स। ठीक है, तो वो लगातार वहाँ पर थे और टनलिंग को लेकर वहाँ जो स्थिति आई, दुर्घटना हुई थी, उसमें बचाव कैसे किया जाए, क्या सब किया जाए, उसको लेकर इनकी भी भूमिका थी। ठीक, वैसे पूरे मुद्दे पर मैंने ना एक वीडियो भी बनाया हुआ है स्पेशल कि क्या है रैट होल माइनिंग, जिससे 41 मजदूर बाहर निकले थे, बड़ी मशीनें फेल हुई, तब रैट माइनर्स काम आए थे। तो डिटेल है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए ज़रूर। ये 28-29 नवंबर का करंट अफेयर्स है, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व विदेश मंत्री और जाने माने डिप्लोमेट हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर, उनका निधन हो गया 29 नवंबर को? आंसर होगा अमेरिका। काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और उनका निधन हुआ 100 ईयर की उम्र में उनके घर में। हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर, जन्म हुआ था उनका 1923 में जर्मनी में। उनके पिता टीचर थे और 1938 में वो अमेरिका चले आए थे और फिर अमेरिकी नागरिक बन गए 1943 में। उसके बाद फिर 3 साल अमेरिकी सेना में काम किया, फिर काउंटर इंटेलिजेंस कोर में सर्विस में वहाँ पर काम किया, और फिर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया था। 1973 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन हालांकि वो पुरस्कार स्वीकार नहीं किया था उन्होंने।
सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर प्रकाश के रे का मानना है कि हेनरी किसिंजर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को अस्त व्यस्त करने में अकेले जितना योगदान दिया था उतना दर्जनों सनकी शासकों, हमलावरों और आतंकी सरगनाओं ने शायद नहीं किया होगा। मिडिल ईस्ट से लेकर लैटिन अमेरिका तक आज की जो अस्थिरता है और उसके जो सूत्रधार हैं वो किसिंजर एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश बनने को लेकर या ठीक बनने से ठीक पहले, उस दौरान भी इंदिरा गांधी जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी उनको बुरा भला बहुत कुछ कहा था इन्होंने। ठीक, तो ये अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके थे, नोबेल प्राइज़ के लिए ऐलान हो चुका था इनको, तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने PMPVTG डेवलपमेंट मिशन के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? आंसर का इसका 24,104 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले कुछ वक्त पहले बताया था, लेकिन उस दौरान लॉन्च किया गया था इस मिशन को, लेकिन अब लॉन्चिंग के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए फंड अलॉट किया है। ठीक है, मिशन का पूरा नाम अगर बात करेंगे क्या है, यानी PMPVTG डेवलपमेंट मिशन, तो उसको पूरा नाम है प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह विकास मिशन। कितनी रकम खर्च होगी? 24,104 करोड़ रुपए। कौन कितना देगा? तो केंद्र सरकार जो है ना वो 15,336 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वो भी खर्च करें 8,768 करोड़ रुपए। कितनी अवधि की ये योजना है? तो 3 साल की योजना है। और केंद्र कैबिनेट ने कब ये फैसला किया इस फंड को लेकर? तो 29 नवंबर को 2023 को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये योजना कब लॉन्च की थी? लॉन्चिंग का भी मैं फोटोग्राफ दिखा दूँ। 15 नवंबर को लॉन्च किया था उन्होंने इस योजना को, जनजातीय गौरव दिवस के दिन पर। ठीक है, तो मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य यही है कि 4.9 यानी 4,90,000 पक्के घर बनाना, 8,000 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क बनाना, 22,000 से अधिक गांवों में सभी घरों में पाइप से पानी पहुंचाना, और ये जो 20 से कम घरों की जो आबादी वाले करीब 2,500 PVTG जो गांव हैं वहाँ पर सामुदायिक जल पाइपलाइन पहुंचाना, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को बेहतर करना, एजुकेशन, स्वास्थ्य, पोषण, इन सब से रिलेटेड चीज़ें उनको मुहैया कराना। ठीक है, अब ये समझते हैं कि कौन है ये विशेष रूप से कमज़ोर समूह। देखिए, भारत में जनजातीय समूह यानी ट्राइबल समूह, उनमें भी बहुत कमज़ोर भी हैं, जैसे PVTG। तो ये जो समूह है ना वो उसमें आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव है, कम साक्षरता है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम है, पिछड़ापन है। और ये जो आधुनिक जो स्थिति है, जो लोग रहते हैं, जिस तरीके से हम आप रहते हैं वैसे नहीं रहते, जंगलों में रहते हैं, और तो ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और भोजन के लिए शिकार और कृषि से पहले की जो स्थिति थी उस पर काफ़ी हद तक ये निर्भर है। ठीक है, तो ये उपभोग के लिए और साथ साथ बिक्री के लिए शहद, गोंद, बांस, मोम जैसे जो गैर लकड़ी वन उत्पाद भी हैं, तो उन सब को एकत्रित करते हैं। और खान पान के कारण अक्सर इनको एनीमिया, मलेरिया और बहुत सारी बीमारियां उनको वो रहती है। 1973 में ढेबर आयोग बना था और उसने इसके लिए एक अलग श्रेणी की स्थापना की थी। फिर 1975 में केंद्र सरकार ने 52 यानी 52 आदिवासी समूहों को PTG के रूप में पहचाना था। बाद में फिर वो संख्या और बढ़ती गई, 23 और जोड़ दिए गए। फिर इसको नाम दिया गया PVTGs यानी विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। वर्तमान में भारत में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ के 222 जिलों के 22,500 गाँवों में ये 75 जनजातियों से संबंधित ये 28 लाख ऐसी आबादी है जो PVTs हैं। ठीक है, और ये कई सारे राज्यों में हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। UN यानी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 यानी कहेंगे
COP28 वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। ठीक है, तो ये दुबई में 30 नवंबर को शुरू हो गया है और 12 दिसंबर तक ये चलेगा। COP28 क्या है उससे पहले एक बार मैप देख लेते हैं, UAE के बारे में समझ लेते हैं। ओके, तो प्यारा भारत रहा अपना, और अब चलते हैं UAE की ओर यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स की ओर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मैप में ये रहा UAE। इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये सऊदी अरेबिया है और इधर ये ओमान है। ठीक है, इधर पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान इस तरफ है। ओके, तो ये क्या है COP28? दरअसल यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट है जो कि हर साल आयोजित की जाती है ताकि सरकारें जो है ना वो वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको सीमित रखने के लिए में जो कदम उठाने हैं उस पर सहमत हो सके। ठीक है, तो इसको कोप के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। वो पार्टियां जो मतलब वो देश जो भाग लेते हैं और जिन्होंने मूल रूप से 1992 में जो UN क्लाइमेट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया था वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो COP28 का मतलब ये हुआ कि ये 28वीं बैठक है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पिछले जो वर्षों में पेरिस जलवायु समझौते हुए थे तो उस पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी बातचीत की जाएगी और सहमति बहुत सारी चीज़ों पर बनाने की का काम होगा। ठीक है, पूरी तरह से समझौते को लागू किया जाए और 2019 का जो स्तर था उसकी तुलना में द ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है तो 2019 की तुलना में 2030 तक 2030 तक उसको कम करके मतलब 43% जो है ना वो कटौती करने की आवश्यकता है और उस पर ये सब चर्चाएं होंगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, दुबई में COP28 में समिट में पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो जो वैश्विक तापमान वृद्धि है उसकी वजह से हो रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, तो क्या क्या मामला होता है यहाँ पर। ठीक है, जो भी अपडेट होगा फिर फाइनल जो ये समिट पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं इस पर एक स्पेशल कंटेंट भी बना दूंगा डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक का समापन किस समिट में होगा? तो COP28 समिट में। तो COP28 में ही इसका समापन होना है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है वो हर 5 साल पर आयोजित किया जाता है और पेरिस जलवायु समझौते के तहत ये होने वाला ये पहला अभ्यास है। ग्लोबल स्टॉक टेक ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन है ना उसको बढ़ावा देने के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा प्रतिस्पर्धा को लेकर है ये। ओके, और पेरिस समझौते का एक इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनाइटेड नेशंस उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? इसका थीम है इस बार की समुदायों को नेतृत्व करने दें। ठीक है, ये है थीम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया? आंसर होगा बिहार। बिहार में ये मिशन दक्ष शुरू किया गया और उसके तहत ये है कि प्रत्येक शिक्षक जो है वो क्लास 3 से लेकर 8th तक के मतलब बच्चों को चुनेंगे और ऐसे बच्चों को चुनेंगे जिनकी पढ़ाई कमज़ोर है तो उनको स्पेशल क्लासेस उनको दिए जाएंगे, एक तरह से ट्यूशन कह सकते हैं, जो कि स्कूल में ही होगा। ओके, पढ़ाए जाएंगे, उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया जाएगा ताकि वो पिछड़े ना रहें वो बच्चे। ठीक है, तो बिहार की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, राजधानी तो पटना है। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।